हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड एवरेजेस, जो सिंपल एवरेज है उससे रिलेटेड सम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो आप लोगों के लिए 100% नया कंटेंट नहीं है। आप लोगों ने पहले भी जो है एवरेजेस है हुआ, मीन, मीडियन, मोड वगैरह 10th स्टैंडर्ड में किया है। एंड जो बच्चों ने मैथ्स लिया था 11th एंड 12th में, तो उनके लिए तो ये जरा भी डिफिकल्ट होने वाला नहीं है, बिकॉज जो FY BCom BBA BMS जो फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन के जो कोर्सेस है कॉमर्स के, तो उन लोगों के लिए ये ईजी ही रहने वाला है मैथ्स, बिकॉज इट इज़ द जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 11th एंड 12th का मैथ्स। नाउ यहाँ पर सबसे पहले हमें सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग क्या है, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या है। तो इन स्टैटिस्टिक्स जो है द एवरेज जो होता है, द एवरेज एज रिप्रेजेंटेटिव, ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ये उसके साथ वाले जो डेटास है रिप्रेजेंटेटिव और अ टिपिकल वैल्यू होता है, रिप्रेजेंटेटिव और टिपिकल, पर्टिकुलर, टिपिकल, यूजुअल, ओके, टिपिकल वैल्यू ऑफ द डेटा, जो गिवन डेटा है, जो डेटा आपको दिया होगा। तो इन स्टैटिस्टिक्स में हम क्या बोलते हैं कि एवरेज का मतलब होता है इज अ रिप्रेजेंटेटिव और अ टिपिकल वैल्यू ऑफ द डेटा, एंड it usually lies somewhere near the center of the group, ग्रुप के सेंटर में नियर बाय कहाँ पे ये लाई करता है, एंड इज वाई द एवरेजेस आर टर्म्ड एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड सेंट्रल वैल्यू। इसीलिए इसको हम सेंट्रल टेंडेंसी और सेंट्रल वैल्यू बोलते हैं। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी क्यों बोला जाता है, ये जो सेंट्रल टेंडेंसी वर्ड है ये क्यों यूज किया जाता है, तो इट यूजुअली, क्योंकि ये जो गिवन डेटा को रिप्रेजेंट करने वाला एवरेज होता है, ओके, इट यूजुअली पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए ना कि भाई ये चैप्टर को नाम क्यों दिया है सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर इट यूजुअली लाइज समवेयर, कहीं तो आसपास ही होता है ये सेंटर में, समवेयर नियर द सेंटर, somewhere near the center of the ग्रुप के सेंटर के आसपास ही होता है ये एवरेज, एंड इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, दैट इज वाई द एवरेजेस, इसीलिए हम लोग एवरेजेस को बोलते हैं द एवरेजेस, that is why the averages are termed as measures of, measure करना, सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करना, मेजर करना, that is why it is termed as measures of central tendency, or we can say central value। ये तो हुई इसके मीनिंग को लेकर कि भाई सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट इज एवरेज। तो इन स्टैटिस्टिक्स द एवरेज इज रिप्रेजेंटेटिव, ये रिप्रेजेंट करने का काम करता है, जो गिवन डेटा है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है, और टिपिकल वैल्यू होता है डेटा का, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ, बाकी जो थियोरेटिकल पार्ट है वो तो हम बाद में स्टडी करेंगे, बट आई विल गिव यू द नोट्स ऑफ दैट ऑल्सो। लेकिन इससे पहले टाइप्स ऑफ एवरेजेस,
थोड़ा सा एवरेज स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को पता होना चाहिए एवरेजेस कितने टाइप के हैं, ठीक है, और कौन से एवरेज जो है वो आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो एवरेजेस आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, इनको डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में एवरेजेस को, ठीक है। एक होता है मैथमेटिकल एवरेजेस, मैथमेटिकल एवरेजेस, एब्रीवेशन यूज कर रही हूं, ठीक है। दूसरा एज द पोजिशनल एवरेजेस, और ये सारे के सारे आपने लोअर क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किए हैं, पोजिशनल एवरेजेस। नाउ जो मैथमेटिकल एवरेजेस है, ठीक है, दे आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, अभी मैथमेटिकल वर्ड जो है वो ही आपको बता रहा है, मैथमेटिकल एवरेजेस आर कैलकुलेटेड, they are calculated by using मैथमेटिकल फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज कर हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकल एवरेजेस को, ठीक है, बाय यूजिंग मैथमेटिकल फॉर्मूला। जबकि पोजिशनल एवरेजेस, ये मैं आपको कंपैरिजन बता रही हूं, 2 टाइप्स के एवरेजेस होते हैं, एक होता है मैथमेटिकल एवरेजेस और दूसरा पोजिशनल एवरेजेस। नाउ मैथमेटिकल एवरेजेस कैलकुलेट करने के लिए हम मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज करते हैं, वी यूज मैथमेटिकल फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैथमेटिकल एवरेजेस, वेयर एज पोजिशनल एवरेजेस को जब हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, तो हम इसे कैसे लोकेट करते हैं, दीज आर लोकेटेड, पोजिशनल एवरेजेस आर लोकेटेड, इन्हें लोकेट किया जाता है, पोजिशन दी जाती है, लोकेटेड एट ए specific place, at a specific place, located at a specific place in the sets, sets में specific place पे से locate किया जाता है। now mathematical averages जो है वो भी divided है in 3 types. First type of mathematical average is arithmetic mean. Arithmetic mean जिसे हम AM से डिनोट करते हैं और जिसे हम इन कॉमन लैंग्वेज हम उसे मीन भी बोलते हैं, मीन। सेकेंड टाइप ऑफ मैथमेटिकल एवरेज इज ज्योमेट्रिक, मीन, थोड़ी सी ओवर राइटिंग हो गई, प्लीज कंसिडर कर लेना, कैंसिल करके लिखने का भी मन नहीं करा है, चलो जाने दो, कैंसिल कर दिया जाए, अनटाइडी लग रहा है, राइट। नहीं तो आप लोगों को भी ऐसे होगा कि ठीक है मिस ही चला रहे तो हमारा भी चल जाएगा, हम भी ऐसे लिख सकते हैं, नहीं, आपको कैंसिल करके लिख देना है ज्योमेट्रिक। बोलते बोलते लिखते तो एरर हो जाते कभी कभी। अरिथमेटिक मीन, देन ज्योमेट्रिकल मीन, एंड द थर्ड वन इज द हार्मोनिक ओहो ज्यादा ही हो रहा है एरर, हार्मोनिक मीन, दैट इज HM। नाउ आपके सिलेबस में अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन है। अभी फिलहाल आपको फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में हार्मोनिक मीन स्टडी नहीं करना है, एज पर हमारे सिलेबस हम अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन स्टडी करने वाले हैं। पोजिशनल एवरेजेस में क्या आता है, इसके जो टाइप्स है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स। ये क्या है, टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल एवरेज, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। पोजिशनल एवरेजेस में इसके जो टाइप्स है वो है
मीडियन एंड मोड। अभी जो स्टूडेंट्स ने मैथ्स ने लिया था, फिर भी उन्होंने इकोनॉमिक्स में जो पार्टीशन वैल्यूज है उसमें स्टडी किया है। मीडियन लिटिल बिट वहां पे एक्सप्लेन किया था मैंने 11th स्टैंडर्ड में, जब आप लोगों को इकोनॉमिक्स में पार्टीशन वैल्यूज कवर अप कराया था, तो वहां पे कि हाँ, जो क्वार्टाइल 2 होता है दैट इज नथिंग बट मीडियन इज इक्वल्स टू क्वार्टाइल 2, राइट। तो यहाँ पर मीडियन एंड मोड मीडियन, ये 2 टाइप्स के जो पोजिशनल एवरेजेस है। पोजिशनल एवरेज मतलब लोकेट करते हैं हम जगह को, स्पेसिफिक प्लेस को, जो गिवन ऑब्जर्वेशन है, गिवन डेटा है, तो उसमें हम लोकेट करते हैं इसको, ठीक है। नाउ लेट अस बिगिन विद द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन से हम स्टार्ट करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर अप करने वाले हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन से हम स्टार्ट करेंगे। ये सेंट्रल टेंडेंसी जो है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सम्स जो सॉल्व करेंगे हम अरिथमेटिक मीन से। तो अभी यहाँ पे अरिथमेटिक मीन जो है वो अनग्रुप्ड डेटा एंड ग्रुप्ड डेटा में कैसे फाइंड आउट करना है, अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला से, मैं आप लोगों को जस्ट डायरेक्ट पहले फॉर्मूलाज ही बता देती हूँ। अभी इसके उतने मीनिंग वगैरह पे नहीं जाएंगे, मीनिंग वगैरह लिखने में नहीं जाएंगे, नहीं तो आप लोग क्या बोर फील करने लग जाओगे, राइट। तो ये जो अरिथमेटिक मीन में जो है वो सबसे मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मोस्ट पॉपुलर। कॉमनली हम इसे एवरेज भी बोलते हैं। कॉमनली वी यूज द वर्ड एवरेज फॉर अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन के लिए हम एवरेज वर्ड भी यूज करते हैं। नाउ यहाँ पे फॉर ग्रुप्ड डेटा आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जहां पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं दिया रहता है। फॉर ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डेटा, तो यहां पर अनग्रुप्ड डेटा के लिए आपका फॉर्मूला क्या होने वाला है, एंड अनग्रुप्ड डेटा के लिए और ग्रुप्ड डेटा के लिए क्या फॉर्मूला होने वाला है। तो फॉर द ग्रुप्ड डेटा, जहां पर ग्रुप्ड डेटा मतलब जहां पर आपको फ्रीक्वेंसी भी दी जाती है, अलॉन्ग विद द वेरिएट आपको फ्रीक्वेंसी भी दी जाती है। डिस्टिंक्ट वैल्यूज जो है, वेरिएट्स है, उसके साथ साथ आपको उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज भी दी जाती है। और यहाँ पर अनग्रुप्ड डेटा में आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती है, ठीक है। ओनली जो है आप लोगों को डिफरेंट वैल्यूज दिए रहते हैं, वेरिएट्स दिए रहते हैं, डिफरेंट वेरिएट्स आर गिवन। यहाँ पे क्या होता है, ओनली वेरिएट्स आर गिवन, वेरिएट। और यहाँ पर ग्रुप्ड डेटा में वेरिएट्स एज वेल एज फ्रीक्वेंसीज आर गिवन, वेरिएट्स प्लस फ्रीक्वेंसीज आपको दिए होते हैं। अभी इसमें ज्यादा डिटेल में आप नहीं जाओगे तो भी ठीक है। वेरिएट्स ओनली क्या वेरिएट्स होते हैं, तो एग्जाम्पल सम के साथ में तो आपको समझ में आ ही जाने वाला है। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो होता है अनग्रुप्ड डेटा का फॉर्मूला। पहले ऑन द नेक्स्ट पेज वी आर मूविंग, आपको इसके स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और साथ साथ में अगर नोट डाउन किया है तो वेल एंड गुड, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द अनग्रुप्ड डेटा। एवरेज, दैट इज अरिथमेटिक मीन, एएम भी बोलते हैं। अनग्रुप्ड डेटा where only variates are given, only variates are given मतलब it that is different values, different
वैल्यूज, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज नहीं दिए होते हैं, डिफरेंट वैल्यूज आर गिवन। तो यहां पर जो फॉर्मूला आप यूज करोगे दैट यू आर गोइंग टू राइट एक्स बार इज इक्वल्स टू, ये जो हमने ऊपर लाइन बनाई है, ये एक्स के ऊपर स्लीपिंग लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, वो रिप्रेजेंट करता है बार। हम इसको रीड करते हैं एक्स बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ, इसका मतलब एवरेज ऑफ द गिवन डेटा, जो एक्स के डिफरेंट वैल्यूज होंगे, एक्स के जो है एक्स डिफरेंट वैल्यूज दिए होंगे एक्स के, तो यहां पर एक्स बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या होता है, सेट्स भी बोलते हैं ऑब्जर्वेशन को, गिवन सेट्स, गिवन डेटा, सम ऑफ द डेटा, ओके, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। एग्जाम्पल जैसे ही आपको दूंगी, हालांकि ये कराते कराते आपको ध्यान में आया होगा कि हाँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पहले आपने स्टडी किया है लोअर स्टैंडर्ड्स में। तो यहाँ पे सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन मतलब x1, पहला x का वैल्यू प्लस सेकेंड x का वैल्यू जो दिया है प्लस थर्ड x का वैल्यू क्या दिया, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस, चलो ये डॉट 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 प्लस xn, इसका मतलब 1 से लेकर xn तक का मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी दिए, वो सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस को सम अप करना है, ऐड करना है, सबको एक साथ लाकर ऐड करना है एंड फिर उसे डिवाइड कर देना है। मतलब न्यूमरेटर में आप लिखोगे सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एंड डिनोमिनेटर में आप कितना टोटल नंबर है काउंटिंग करोगे, काउंटिंग, तो उसके लिए आप n यूज करोगे, ठीक है, n डिवाइडेड बाय n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नाउ अगर हमें इसको x1, x2, x3 को डिनोट करना है, तो we can denote it by, if we denote the sum x1 plus x2 plus x3 plus डॉट डॉट रिप्रेजेंट करने के लिए कि कंटिन्यू टिल वेयर, टिल द xn, लास्ट जब आपका xn आता है तो इट इज डिनोटेड एज, इसे हम सिग्मा, ये जो सिंबल है ये क्या है आपका सिग्मा, ओके, ये सिंबल जो देख रहे हैं सिग्मा x मतलब समीशन, इवन इट इज नोन एज समीशन ऑफ x, समीशन सम ऑफ समीशन सिग्मा x मतलब सम ऑफ ऑल द गिवन x, जितने भी x दिए उन सबको ऐड करो, सम अप करो। तो अभी इसका जो फाइनल आप फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि x बार इज इक्वल्स टू मतलब एवरेज अरिथमेटिक मीन दैट इज x बार इज इक्वल्स टू व्हाट, समीशन ऑफ x, जितने भी x के वैल्यू दिए उन सबको ऐड करो, टोटल उनको ऐड अप करो, डिवाइडेड बाय n। तो ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है फॉर द अनग्रुप्ड डेटा। ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए, अनग्रुप्ड डेटा जब आपको दिया होगा और आपको एवरेज फाइंड आउट करने बोलेंगे, तो अनग्रुप्ड डेटा का एवरेज निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला ऑलवेज अप्लाई करना है। अभी आपको ये सब इतना कंटेंट आपको लिखना नहीं है, ये समझने के लिए, मतलब एग्जाम में लिखना नहीं है। जब आपको सम डायरेक्ट सॉल्व करना है तो आप ये फॉर्मूला को अप्लाई कर कर विद द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन सॉल्व द सम। अभी यहाँ पर आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर एक चीज मगअप करनी है, हाउ इट केम एंड ऑल यू शुड नो कि कैसे ये फॉर्मुलेट हुआ, फॉर्मूला थोड़ा तो पता होना चाहिए, राइट। वैसे तो थिंग्स हैव बिकम इजी फॉर अस
जब हमें कोई रेडी करके दे देता है तो आसान हो ही जाता है, राइट। तो यहाँ पर आप भी एक एग्जाम्पल लेंगे हम फाइंड आउट करने के लिए कि फाइंड आउट, चलो क्वेश्चन 1 एग्जाम्पल लेते हैं कि फाइंड दी अरिथमेटिक मीन। आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा, फाइंड, अनग्रुप डेटा का एग्जाम्पल दे रही हूँ, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एजेस। एज दिया है, एजेस का अरिथमेटिक मीन निकालना है आपको। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एजेस, गिवन एजेस का आपको क्या करना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। एजेस क्या है, तो यहाँ पर आपको डेटा दिया होगा क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पे है आपके पास 25,26। किसी बंदे की 25 एज है, किसी की 26 है। ऑफिस में काम करने वाले, चलो एग्जाम्पल ले लो भाई, ऑफिस में काम करने वाले किसी बंदे की 25 है, किसी की 26 है, किसी की 30 है एज, किसी की 28 है, किसी की 25 है, ठीक है, और किसी की, चलो फिर से 28 है। तो 2 जन 28 वाले हैं, एक 25 वाला है, एक 30 वाला, एक 26 वाला है, 2 25 वाले हैं, एक 26 है, एक 30 है। अब आपको इसका एवरेज निकालने बोला है, अरिथमेटिक मीन निकालने बोला है। अरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज निकालने के लिए बोला, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला जो है वो उठा सकते हो। तो कैसे इसको लोगे, एक्स बार इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला का एप्लीकेशन, दिस इज द फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, एक्सक्यूज मी, सिग्मा एक्स अपॉन एन नाउ इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स का मतलब क्या है, ये सब जो दिया हुआ ऑब्जर्वेशन है, डेटा, ये सिंगल आपको डेटा दिया है, यहाँ पे ओनली वेरिएट्स आर गिवन, दीज आर द वेरिएट्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं ये हुआ आपका x1, दिस इज योर x1, दिस इज योर x2, दिस इज योर x3, दिस इज योर x4, दिस इज योर x5 एंड दिस इज योर x6। तो इन ऑल 6 ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हुए हैं, और x1 की वैल्यू जो है वो 25 है, x2 की वैल्यू 26 है, x3 की वैल्यू 30 है। ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला का आपको पहले स्टेप बताया था, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn, तो xn, तो यहाँ पर xn मतलब लास्ट जो x का वैल्यू है, लास्ट जो x है वो 6th x है, x6 का जो वैल्यू है 28 है। तो हमें क्या करना है, ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस को टोटल लेना है। तो 25 प्लस 26 प्लस 30 प्लस 28 प्लस 25 प्लस 28 अपॉन n मतलब 6th ऑब्जर्वेशन है या फिर ऑल आएगा, ऑल सब काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, ये देखो टोटल 6 लिए आपने, 1 2 3 4 5 6, आपने ध्यान से केयरफुली आपको क्या करना है, जो गिवन वैल्यूज है वो लेने हैं, उन्हें सम अप करना है, एंड अपॉन कितने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है 6 है, तो अपॉन 6 करना है, अपॉन 6। अब क्या करेंगे, तो इज इक्वल टू का साइन, अभी आपको फटाफट, वैसे अभी आपको कैलकुलेटर अलाउड है, तो क्या आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो क्विकली। अगर कोई बहुत स्मार्ट है, छोटे नंबर्स दिए हैं, ऐसे ही करना है, तो डायरेक्टली भी 25 प्लस 26 प्लस 30 प्लस 28 प्लस 25 प्लस 28, तो इन ऑल 162 टोटल हुआ, जो डेटा है, ऑब्जर्वेशन दिया है, उसका टोटल जो है सबका मिलाकर 6 जन का यहाँ पे एज दिया हुआ है, 6 जन की एज का टोटल 162 है। डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमें उसकी सेंट्रल वैल्यू मिलेगी, एवरेज उनकी एज मिलेगी, ठीक है। तो एवरेज एज मिलेगी, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 162 डिवाइड बाय 6 करोगे तो यहाँ पर आपको एवरेज जो एज है वो 27 है। एंड यूनिट्स कौन सा यूज करते हैं हम एज के लिए, जैसे कि आप है ना यहाँ पे स्केल का यूज कर रहे हो लाइन ड्रॉ करने के लिए,
तो एक होता है सेंटीमीटर और दूसरा यूनिट है यहाँ पर दिया हुआ है वो इंचेस दिया हुआ है, एक 1 इंच 2 इंच, राइट, सेंटीमीटर एंड आपको इंच दिया। तो यहाँ पर एज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं, ईयर्स। एज ईयर्स में होता है, 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, तो यहाँ पे 27 ईयर्स इज ऑन एन एवरेज एज ऑफ द पर्सन इन वर्किंग इन ए कंपनी या वर्किंग इन ए ऑफिस। ओके, अभी ये एज ग्रुप है 25, 26, 30, 28, 25, 28। इसका आपको अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए एवरेज इज नथिंग बट अरिथमेटिक मीन, ठीक है। इसे एवरेज करके भी बोल सकते थे कि भाई एवरेज निकालो, आपको क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकते हैं, फाइंड आउट द एवरेज एजेस ऑफ द गिवन डेटा। आई होप यहां तक आपको समझ में आया, सिंपल जो एवरेज है वो समझ में आई है आपको। एक और एग्जाम्पल लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। चलो अभी यहां पर हम आ जाते हैं, स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट के 6 मार्क्स है। अब आप अपना एवरेज कितना आपको मार्क्स मिला है उसका आप अपने मार्क्स का, आपने समझो फर्स्ट सेमेस्टर में कैसा परफॉर्म किया है, तो आप अपने फर्स्ट सेम के एग्जाम, फर्स्ट सेम में 6 आपके कितने इन ऑल 7 सब्जेक्ट्स है। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डू यू हैव, 7 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर द फॉलोइंग डेटा, क्वेश्चन में लिख देती हूँ, द फॉलोइंग डेटा represents marks of a student scored in Sem 1 find the arithmetic mean for the same। दिए हुए डेटा का आपको क्या करना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो मार्क्स कितने मार्क्स है, चलो एक सब्जेक्ट में 64 स्कोर किया, जो आपको फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें हाईएस्ट मार्क आप अपने हिसाब से समझ लो कि हाँ वो सबसे ज़्यादा मार्क्स जो मिला वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट में 69 है, दूसरे में आपको 73, तीसरे में 73 है, फोर्थ सब्जेक्ट में मान लो आपको 75 है। चलो आपका मन हुआ कि भाई इसमें तो 80 स्कोर करने वाला हूँ तो 80 ले लो एक सब्जेक्ट में। अब और आपका फेवरेट उससे भी मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है, चलो उसमें आपने बोला मिस मुझे तो 85 मिल जाएगा आउट ऑफ 100, ठीक है। फिर एक सब्जेक्ट है जो आपको कम फेवरेट है, ठीक है, एकदम कम फेवरेट है, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा लेकिन मजबूरी है। तो इन ऑल आपके 7 सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। इन ऑल कितने हो गए, 7। काउंट करके देखोगे आपको चाहिए, आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि दिस इज योर x1, दिस इज योर x2, ऐसे एग्जाम में करने की जरूरत नहीं, ये जस्ट मैं समझाने के लिए x3, x4, x5, x6 एंड x7, ठीक है। तो मतलब आपको सबमिशन करना है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, x बार इज इक्वल्स टू, x बार मतलब अरिथमेटिक मीन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ x अपॉन n। क्या है, समीशन ऑफ x अपॉन n, एंड दिस समीशन ऑफ x मतलब 64 प्लस 69 प्लस 73 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 85। अरे मुझे लाइन जो है वो नीचे से स्टार्ट करनी चाहिए थी, चलो इसको कैंसिल करके नीचे लिखते हैं, बेटर होता है यहाँ ही स्टार्ट करते हैं। 64 प्लस 69 प्लस 73
प्लस 75। हम सारे के सारे जो हमें मार्क्स दिए हैं सब्जेक्ट्स में, मैंने सब्जेक्ट नहीं बताया कौन से सब्जेक्ट में कितने, आप सब्स्टिट्यूट कर लो किसमें आपको कितना ज़्यादा मिला है, ठीक है, आपके फेवरेट सब्जेक्ट में। नाउ प्लस 80 प्लस 85 प्लस 50, तो 1 2 3 4 5 6 7, या इन ऑल 7 सब्जेक्ट्स हो गए। तो डिवाइड बाय n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हुए इन ऑल 7 सब्जेक्ट्स है, तो डिवाइड बाय 7 करेंगे इज इक्वल्स टू, अभी आपको कैलसी पे फटाफट सम अप करके देखना है, 64 प्लस 69 एवरेज निकालना है कि ऑन एन एवरेज आपको कितना मार्क्स मिला है हर सब्जेक्ट में। तो हम टोटल कर देते हैं सारे के सारे गिवन सब्जेक्ट्स का टोटल एंड डिवाइड बाय उसे नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट्स है उससे डिवाइड कर देते। तो 64 प्लस 69 प्लस 73 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 85 प्लस 50 आपको चाहिए, फिर चेकिंग कर सकते हो कि भी इन ऑल कितना हुआ। तो यहाँ पर 64 प्लस 69 प्लस 73 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 85 प्लस 50, उसको डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाय 7, तो कितना आपको ऑन एन एवरेज मिलता है। टोटल करके देखो, चेक करो कितना मिल रहा है कैलसी पे। ये तो एकदम सिंपल वाला सम है, अनग्रुप्ड डेटा का सम। अनग्रुप्ड डेटा में यहाँ पे तो आपके मार्क्स जाने ही नहीं चाहिए, ये 5 मार्क्स के लिए नहीं आएगा। ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, 20 मार्क्स के आते हैं टोटल। 5 क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का, हाँ 4 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं आपको। 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आर गिवन, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स एंड 4 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होते हैं। तो ये जो चैप्टर है वो 20 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे एंड 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो लेकिन ये जो सिंपल है तो 2 सिंपल सम आपको जो है वो 2.5 एंड 2.5 मार्क्स का, नहीं तो 3 एंड 2, इट डिपेंड्स, ऐसे पूछ लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी सिंपल है इसीलिए। 496 डिवाइड बाय 7 हुआ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 70.8571। चलो 4 डिजिट तक आपको लिख देना है। ये आपका ऑन एन एवरेज क्या है, मार्क्स। यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एवरेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिप्रेजेंट कर रहा है मार्क्स को। तो 70.8571 मार्क्स, ये आपका आंसर हो गया फाइनल। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बिकॉज नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन द फ्रीक्वेंसीज वाले सम पे हम जा रहे हैं, जहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी भी दी होगी। ग्रुप्ड डेटा जिसे बोलते हैं, ग्रुप्ड डेटा इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्रीट वेरिएट केसेस बोलते हैं हम लोग। हमने किया है इकोनॉमिक्स में, 11th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स में हमने किया है डिस्क्रीट वेरिएट केस वाला, ग्रुप्ड डेटा एंड कंटिन्यूस वेरिएट केस वाला। तो इसमें भी वेरिएशंस है, टाइप्स है ग्रुप डेटा में भी। नेक्स्ट हमारा जो सम है वो ग्रुप डेटा पे बेस्ड होगा, लेकिन उसके पहले आपको ग्रुप डेटा में भी 2 टाइप है भाई। ग्रुप्ड डेटा जहां पर डिस्क्रीट वेरिएट केस होगा and the other one will be the continuous variate। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है, डिस्क्रीट वेरिएट जहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी होती है वो आपका कोई क्लास ग्रुप नहीं रहेगा, क्लास नहीं दिया रहेगा उसमें, आपको जस्ट डिस्क्रीट डेटा, आपको फ्रीक्वेंसीज जो है वो सिंगल नंबर्स में दी होगी। जैसे एफ दिया है तो एफ विल बी मे बी 1, 2, 5,
6 लाइक दिस। लेकिन कंटिन्यूस वेरिएट होता है, उसमें क्या होता है, क्लास दिया होता है, क्लास इंटरवल दिए होते हैं, क्लास इंटरवल आपको दिया होता है। क्लास इंटरवल मतलब जैसे 50 से 55, देन 55 से लेकर 60। तो आपको इसके हेल्प से, ये जो क्लास इंटरवल दिया होगा, इसके हेल्प से आपको जो है क्लास मार्क फाइंड आउट करना होता है। क्लास मार्क क्या फाइंड आउट करना होता है, क्लास मार्क फाइंड आउट करना होता है। इसके हेल्प से आपको क्लास मार्क फाइंड आउट करना होगा। एंड देन आपको जो फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क है वो मल्टीप्लाई करना होता है। फ्रीक्वेंसीज तो इसमें भी जो है कंटिन्यूस वेरिएट में भी फ्रीक्वेंसी तो है, वो आपको नॉर्मली फ्रीक्वेंसी दी होगी, लेकिन जो एक्स होगा, जैसे यहाँ पे एक्स है तो वो नॉर्मल है, यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू होंगे जो 4, 2, 5 इस तरीके से नॉर्मल नंबर्स होंगे। लेकिन यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है वो दिया होगा आपको, उसके हेल्प से आपको क्लास मार्क निकालना होगा। दैट मीन्स एक्स, फॉर्मूला के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि फॉर्मूला में आप एफ एक्स, समीशन ऑफ एफ एक्स कर लेने वाले हो। फॉर्मूला बताऊंगी अभी। डिवाइड बाय आपको समीशन ऑफ एफ करना होगा, यहाँ पर समीशन ऑफ एफ, समीशन ऑफ एन। तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रीट वेरिएट में आप जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ एक्स मतलब प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एक्स। अब इसका प्रोडक्ट कैसे निकालना है, या क्या डायरेक्ट वैल्यू दिए होंगे, हाँ कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू भी दे देते हैं, और कभी कभी आपको प्रोडक्ट निकालना पड़ता है एफ एन एक्स का विद द गिवन डेटा। आपको टैबुलर फॉर्म में डेटा जो है वो रीअरेंज कर और फाइंड आउट करना होगा। तो समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ इज द फॉर्मूला, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसके लिए कंटिन्यूस वेरिएट के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, तो इसके लिए भी फॉर्मूला जो है वो सेम रहने वाला है। सम इज x bar is equals to summation of f x अपॉन समीशन ऑफ f। अभी ये समीशन ऑफ f के जगह पे हम n भी यूज कर सकते हैं, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन n भी बोल सकते हैं, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन n। ये जो n होता है वो टोटल ही होता है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो दिया हुआ फ्रीक्वेंसी होता है उसका टोटल, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द अनग्रुप्ड डेटा। ये फॉर्मूला है अनग्रुप्ड डेटा के लिए एंड ग्रुप्ड डेटा के लिए। एंड ग्रुप डेटा में 2 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक होता है डिस्क्रीट वेरिएट का, जिसमें एफ जो है वो सिंगल वैल्यूज होता है, एक्स भी सिंगल वैल्यूज में दिया रहता है, मतलब सिंगल मतलब 4, 5, 45 ऐसे नंबर्स। कंटिन्यूस वेरिएट में क्या होता है, क्लास इंटरवल दिया होता है 50 to 55, 55 to 60। आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में ना कंटिन्यूस क्लास भी अगर आपको क्लास कंटिन्यूस नहीं दिए तो पहले कंटिन्यूस बनाना पड़ता है, वो सब भी पैटर्न्स आपने सीखे। लेकिन यहाँ पे अभी हमको जो है ज़्यादा क्लास इंटरवल जो है वो दिया होगा, और उसके हेल्प से हम लोग है ना क्लास मार्क्स निकालने वाले हैं। एंड फिर क्लास मार्क एंड जो गिवन फ्रीक्वेंसी है उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करके सबमिशन उसका करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। तो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ एवरेज निकालने के लिए सेकेंड मेथड है ग्रुप डेटा का, कैसे निकालते हैं। सेकेंड फॉर्मूला हो गया ये आपका एवरेजेस में। अभी एग्जाम्पल दूंगी मैं, डायरेक्टली टैबुलर फॉर्म में वैल्यूज को ले लेती हूँ कि यहाँ पर जैसे कि इसका एग्जाम्पल ये थर्ड क्वेश्चन में ले रही हूँ, ये है ग्रुप्ड डेटा का, ग्रुप्ड डेटा एंड डिस्क्रीट वेरिएट वाला, डिस्क्रीट वेरिएट का एग्जाम्पल है। डिस्क्रीट यहाँ पर जो वेरिएट एक्स है वो आपको नॉर्मली वैल्यूज उसकी दी होगी। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि 50 स्टूडेंट्स गेट देयर पॉकेट मनी
okay, which is given below, what we have to do, we have to find out the arithmetic mean. arithmetic mean निकालना है हमको इसका. arithmetic mean of the monthly pocket money. monthly pocket money जो रिसीव होता है उसका arithmetic mean निकालना है. नाउ आपको क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से दिया होगा, तो जैसे कि यहां पर आपको दिया है पॉकेट मनी एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ज़्यादा स्केल का मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, फटाफट हो जाए करके. यहाँ पर पॉकेट मनी 800 रुपीज़, 900 रुपीज़, किसी किसी को 900 रुपया मिलता है, किसी किसी को 1000. सम स्टूडेंट्स गेट 1100 रुपीज़, सम स्टूडेंट्स गेट 1200 रुपीज़. डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स इनकम. उनके पेरेंट के इनकम पे डिपेंड करता है, राइट. 1300 रुपीज़. सम ऑफ द स्टूडेंट्स गेट 1400 रुपीज़. कुछ लोगों को 1400 भी रिसीव होता है. तो अभी कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 800 रुपीज़ मिलता है? तो 5 स्टूडेंट्स. चलो हमारे डेटा के हिसाब से 5 स्टूडेंट्स को 800 रिसीव होता है. 7 स्टूडेंट्स गेट 900 रुपीज़. 1000 रुपीज़. 9 स्टूडेंट्स गेट 1000 रुपीज़. 11 स्टूडेंट्स गेट 1100 rupees. 9 students get 1200 rupees. 5 students get 1300 rupees, and 4 students get 4 rupees. 4 students get 1400 rupees. ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा. तो आपको क्या करना है, इसे टैबुलर फॉर्म में रीअरेंज करना है. आप इसको वर्टिकल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल वे में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन. आप इसको वर्टिकली पहले तो अरेंज करेंगे. पॉकेट मनी ऑलवेज जब आपको इस तरीके से पॉकेट मनी हुआ या डेली वेजेस हुआ, राइट, मार्क्स हुआ, तो इसको आप एक्स कंसिडर करने वाले हो. तो यहाँ पे पॉकेट मनी इन रुपीज, दैट इज आप इसको क्या कंसिडर करोगे, एक्स. आप इसे एक्स कंसिडर करोगे. ठीक है. देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स को, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसके लिए उसको आप रिप्रेजेंट करोगे एफ से. आपके फॉर्मूला के हिसाब से आपको लेना. तो पॉकेट मनी ऑलवेज जो आपको, जैसे कि पॉकेट मनी हुआ, मार्क्स हुआ, तो आपको जो क्वेश्चन में जिसका एरिथमेटिक मीन निकालने बोलते हैं, एरिथमेटिक मीन यहाँ पे पॉकेट मनी का बोला, तो दिस यू आर गोइंग टू कंसिडर एक्स. दिस इज योर वेरिएट, वेरिएशंस हुआ, वेरिएट. तो इसको वेरिएट्स का कभी भी एरिथमेटिक मीन निकालना होता है. तो वेरिएट जो है एक्स है, वेरिएट को एक्स से डिनोट करोगे. तो यहाँ पे वेरिएट है 800 रुपीज, जो चेंजेस है 800, 900, 1000, 1100, then 1200, then 1300, then write down 1400. ठीक है. सेकेंड जो आपका कॉलम होगा, सेकेंड कॉलम है वो आपका फ्रीक्वेंसी हुआ. एंड थर्ड कॉलम विल बी व्हाट. ज़्यादा डेकोरेट करने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, पर आपके पास टाइम है तो आप अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हो. एक एक लाइन भी ड्रॉ करते हैं जस्ट पेंसिल से. तो ठीक है, आपको रेड पेन यूज नहीं करना है एग्जाम में. तो मैं जस्ट पेज अच्छा दिखे, आप लोगों को अच्छा लगे, थोड़ा देखिए कलरफुल. नाउ थर्ड कॉलम में क्या आएगा, एफ एंड एक्स का प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स. ये एफ एक्स क्या है, तो दिस इज, ये जो कॉलम है दिस इज द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई एफ एक्स.
मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको, गुणा करना है एफ एंड एक्स को। तो कॉलम, जो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम है, वो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर से कॉपी करना है। 800 का करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज 5, 900 का करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज 7, 1000 का करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज 9, 1100 का करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज 11, 1200 का करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज व्हाट 9, 1300 का करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज 5 एंड 1400 का करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज 4। मतलब 4 स्टूडेंट्स को 1400 रुपीज़ मिलता है। ओनली 4 बच्चों को ही मिलता है, सबसे ज़्यादा रिसीव करते हैं 4 बच्चे 1400। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट लोगे। प्रोडक्ट कैसे लेना है, तो आपको हॉरिजॉन्टली ये 50 100 एंड 800 प्लस 800 मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी 800 मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई बाय 5 करना है। 5 स्टूडेंट्स को मिल रहा है ना, तो आप ये 2 0 एज इट इज लिख लो। उसके बाद 8 5 कितना होता है 40 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया 4, यहाँ पे क्या आ गया 4000। 800 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो कितना आ गया 4000। देन 900 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6300। 6300 9 7 63 होता है ना। 1000 एज इट इज 1000 का 3 0 एज इट इज लिख लो और 9। चलो, ज़्यादा कैलसी यूज़ करने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन 11 11 121 होता है। 1100 ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है तो है ना, कैलसी पे करो भाई, कैलसी अलाउड है। 12100 दैट मीन्स आपको 12100 है। अरे बापा 12100 है। बोलते बोलते तो एरर ही हो जाता है मेरा। 12100 वाइटनर लाया नहीं है मैंने, नहीं तो थोड़ा सा आप लोगों को 12100 लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द 12100। ठीक है, प्लीज कंसिडर इट। टीचर को मत लिखना, टीचर प्लीज कंसिडर इट। हमें भी आप लोग बोलते हो कंसिडर करो। मल्टीप्लाई बाय 9 तो 10,800। देन 1300 मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना है 5 करना है। 1300 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 6500। देन 1400 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है तो कितना आ गया 5600। अभी क्या करोगे, ये सबको सम अप करोगे टोटल। ये जो लास्ट यहाँ पर जो रो है, यहाँ पे आपको टोटल लिखना है। समीशन ऑफ एफ निकालना है, मतलब एफ को टोटल करना है एंड समीशन ऑफ एफ एक्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे समीशन ऑफ एफ तो आपको यहाँ से भी आइडिया मिल जाती है क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको टोटल करके देखने की जरूरत नहीं। 50 स्टूडेंट्स हैं। हाँ, अगर आप अपने सेफ्टी पर्पस के लिए कि भी आपने बराबर लिखा है क्या 50 है, वो आपको क्रॉस चेक करने के लिए भी काम आएगा। इन ऑल 50 स्टूडेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे। 5 + 7 + 9 + 11 + 9 + 5 + 4 इन ऑल 50 हो रहा है। यस 50 हो रहा है, मतलब ये बराबर आपने ऑर्डर बराबर से यहाँ पे करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है और फ्रीक्वेंसीज है वो ले लिया। तो यहाँ पे समीशन ऑफ एफ विल बी व्हाट 50। टोटल 50 स्टूडेंट्स को पॉकेट मनी मिलता है एंड देयर इज अ वेरिएशन, वेरिएट्स है, चेंजेस है। ओके, किसी को 800, किसी को 900, कुछ लोगों को 1000 ऐसा। तो अभी इसका जो प्रोडक्ट का समीशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स, समीशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स, इसको हम क्या रीड करते हैं समीशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स जो है वो कितना होगा। तो 40 यहाँ पे 4000 + 6300 + 9000 + 12100 + 10,800 + 6,500 + 5,600 कितना हो जाएगा 54,300। तो यहाँ पे इन ऑल जो है वो 54,300 आपको लिखना है। तो ये जो था ये आपका टोटल,
ये हमने टोटल निकाला। तो क्या करना है, डिस्क्रीट डेटा जब आपको दिया होता है और आपको एवरेज निकालने बोलते हैं तो पहले उसको प्रॉपर वर्टिकल वे में टैबुलर फॉर्म में लिखो एंड जो पहला कॉलम है उसको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो। पहला कॉलम ऑलवेज एक्स होता है जो आपको उसका एवरेज निकालना होगा, वेरिएट का एवरेज निकालना होगा एंड सेकेंड कॉलम जो होगा वो आपका फ्रीक्वेंसीज का होगा। तो आपको पहले प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएट का प्रोडक्ट निकालना है इंडिविजुअली हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में एंड उसके बाद में आपको वर्टिकल ऑर्डर में सबमिशन करना है, मतलब उनका टोटल करना है फ्रीक्वेंसी का एंड सबमिशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एफएक्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी यहीं से जनरेट हो गया। प्रैक्टिस करने से फॉर्मूला भी आपको ज़्यादा बाहर करना नहीं पड़ता है, अपने आप है ना दिमाग में आने लगता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपको उतनी प्रैक्टिस करनी होती है। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। तो यहां पर जो है आपका समीशन ऑफ एफ इज नथिंग बट एन भी बोल सकते हो उसको, इज इक्वल्स टू एन। ये एन भी होता है आपका, इसको एन भी करके भी डिनोट किया जाता है, इज इक्वल्स टू 50 है एंड आपका समीशन ऑफ एफ एक्स इज व्हाट 54,300 है। ये आपको क्या करना है, फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करना है। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू 54,300 डिवाइडेड बाय 50 से डिवाइड करना है। तो एवरेज ऑन एन एवरेज एक बच्चे को कितना पॉकेट मनी मंथली रिसीव हो रहा है, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू 1086 रुपीज। 1086 जो है ऑन एन एवरेज एरिथमेटिक मीन ऑफ द पॉकेट मनी आपको चाहिए। फाइनल आंसर आप अपना रिप्रेजेंट कर दो, आपके पास टाइम है तो। एरिथमेटिक मीन ऑफ द पॉकेट मनी is rupees 1086 per student get 1086 on an average। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आपको क्या करना है, फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए केयरफुली एंड इसके बाद में दिस इज द आपका सोल्यूशन। यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो सोल्यूशन का ये पैटर्न है लिखने का, टेबल का। इस तरीके से टेबल बना लेना है एंड देन फॉर्मूला अप्लाई करके, दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला अप्लाई करके उसमें अप्लाई करना है, वैल्यूज डालने हैं और कैलकुलेशन करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डिस्क्रीट वेरिएट का हो गया। अभी एक हम जो है वो कंटिन्यूस क्लास का कर लेते हैं। ग्रुप्ड डेटा में जो कंटिन्यूस वेरिएट है, कंटिन्यूस वेरिएट का सम कर लेते हैं। इसी तरीके से इसी पे बेस्ड आपको और क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग प्रैक्टिस करके देखना। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक होगी और आप इस तरीके से फॉलो करते हुए आपके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की मेहनत करोगे तो आपको आंसर्स जो है वो मिल ही जाने वाले हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिर भी अगर आपको ऐसे लगे कि टीचर प्लीज़ और सम्स आप सॉल्व करके बताइए तो आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो टेक्स्ट करके बताना है। नाउ फाइंड आउट दी, ये फोर्थ सम है हमारा, फाइंड आउट दी एरिथमेटिक। स्क्रीनशॉट लोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। एरिथमेटिक मीन ऑफ दी फॉलोइंग मार्क्स, चलो मार्क्स पे ही आ जाते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, आपके ही आसपास घूमते रहेंगे हम। आपके अच्छे मार्क्स चाहिए तो ऐसे वाले एग्जाम्पल्स ज़्यादा होंगे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वर्टिकल फॉर्म में भी कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं। मार्क्स, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स ने कितना स्कोर किया, कितने मार्क्स रिसीव हुए, ठीक है।
तो यहाँ पर चलो फटाफट 0 से 10 मार्क्स, 0 से, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस क्लास, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस क्लास, 0 से 10, 10 से 20। तो 0 से 10 के बीच, 0 से लेकर 10 के बीच कितने मार्क्स, 0 से 10 के बीच जिसको मार्क्स मिला है वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स इन बिटवीन 0 to 10, तो 6 स्टूडेंट्स, 10 to 20 10 स्टूडेंट्स, चलो 20 to 30, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस क्लास, कंटिन्यूस वेरिएट वाला सम हुआ 20 to 30, देन 20 to 30 15, 30 to 40 20 marks, 21 sorry, and 40 to 50 रिसीव कर, 40 से 50 के बीच रिसीव करने वाले, 40 मार्क्स से लेकर 50 के बीच में रिसीव करने वाले जो है वो नंबर ऑफ 8 स्टूडेंट्स। आपको क्या पूछा, एवरेज निकालने बोला, एरिथमेटिक मीन निकालने बोला, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया उसका। मैं ये सेम जो अभी हमने डिस्क्रीट वेरिएट में किया, ऐसे हम 3 कॉलम बनाएंगे। 2 कॉलम हमारे पास ऑलरेडी है, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब ये जो पहला कॉलम आपका होगा वो x होगा एंड दूसरा जो है वो f होगा, फ्रीक्वेंसी। आपको क्या फाइंड आउट करने बोला, किसका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने बोला, तो अरिथमेटिक मीन आपको मार्क्स का फाइंड आउट करने बोला, तो दिस विल बी योर x एंड द सेकेंड कॉलम जो है वो नंबर ऑफ जो दिया हुआ नंबर ऑफ, वो नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ पीरियड्स, तो ये सब जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी होता है कभी भी, ओके, कितना फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मार्क्स, that is nothing but x, number of students आपको जो दिया वो लिखेंगे। यहाँ पे 3 कॉलम नहीं, सॉरी 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे हमको। एक क्लास मार्क का कॉलम भी हम बनाएंगे, क्लास मार्क, और ये जो क्लास मार्क है ये आपका यहाँ पे ये x नहीं होगा, इसे हम इंटरवल बोलेंगे एक्चुअली, CI, क्लास इंटरवल, वी विल कॉल इट एज CI, क्लास इंटरवल बोलेंगे। इस क्लास इंटरवल के हेल्प से हमें क्या करना है, क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क्स हम क्लास इंटरवल की हेल्प से निकालेंगे एंड जो हमें क्लास मार्क रिसीव होगा दैट विल बी हमारा x होगा। क्लास मार्क मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज नथिंग बट आपका x होगा, ठीक है, एंड दिस इज योर f एंड फाइनली fx निकालेंगे हम। नाउ यहां पर एग्जाम्पल देके बताऊंगी। सबसे पहले 0 से 10, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है। अभी फ्रीक्वेंसी जो दिया 6, 10, 15, 21 एंड 0, 8। चलो यहाँ पे भी 06 लिख देते हैं। नाउ क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लोअर लिमिट, ये जो 0 है ये पहले आया तो इसको बोला जाता है लोअर लिमिट्स। ये लिमिट्स है, आपको लिमिट दी है कि यहां से लेकर यहां तक, 0 से लेकर 10 के अंदर तक आपका जो भी मार्क्स है वो रिसीव करने वाले 6 स्टूडेंट्स है। और ये जो 10 है इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट, दिस इज कॉल्ड एज अपर लिमिट। इस 10 को बोलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो लिमिट दिया है वो अपर लिमिट एंड जो पहले दिया है लेफ्ट हैंड साइड में दैट विल बी द लोअर लिमिट। तो आपको क्या करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 10 अपॉन 2। क्या करना है एक बार जस्ट यहाँ आपको बता रही हूँ, 0 प्लस आपको 10 अपॉन 2, तो मतलब 10 अपॉन 2 दैट इज 5 आएगा। 10 प्लस 20 अपॉन 2 दैट इज 30 अपॉन 2, तो दैट विल कम एज 15, ऐसे सो ऑन।
20 प्लस 30, तो 20 प्लस 30 अपॉन 2 दैट इक्वल्स टू 50 अपॉन 2 दैट इक्वल्स टू 25। डिवाइड करके देखना है, 50 को डिवाइड का साइन लेकर डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। तो 25 आ गया। तो ऐसे ही आपको सारी क्लास जो मार्क्स है वो फाइंड आउट करनी है। तो पहला जो क्लास मार्क है वो क्या है, तो आप चाहिए तो यहाँ पे समझने के लिए मैं आपको समझने के लिए यहाँ पर दे देती हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। दैट इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पर सेकेंड वैल्यू जो है वो 10 प्लस 20 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। 20 प्लस 30 अपॉन 2, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी बोल रही हूँ आपको एग्जाम में आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। 20 प्लस 30 अपॉन 2 दैट इज 50 अपॉन 2 दैट इज 25, देन 30 प्लस 40 ब्रैकेट अपॉन 2, ब्रैकेट इंडिकेट करता है कि इन दोनों के नीचे 2 है। 30 प्लस 40 करने के बाद डिवाइड बाय 2 करना है, दैट रिप्रेजेंट दैट। बोर्ड मास पढ़ा है ना सबने 7th स्टैंडर्ड में, ब्रैकेट ओपन एंड ऑल, तो उसी हिसाब से ब्रैकेट में वैल्यू, तो मतलब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू वो सॉल्व करो। तो 30 प्लस 40 अपॉन 2 दैट इज 35 एंड 40 प्लस 50 अपॉन 2 दैट इज आपका 45 आ गया, राइट। अब क्या करना है, अब आपको प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट किसका लेंगे, तो ये जो कॉलम है एंड ये, इन दोनों का प्रोडक्ट एफ एक्स, दिस इज एफ एक्स नाउ। तो 6 5 30, 10 15 150। स्क्रीनशॉट लेने वाले बच्चों को नहीं समझ में आने वाला है। 15 25 कितना होगा आपको करके देखना है। अगर नहीं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने हो रहा है तो कैल्सी हमारे पास है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, बेटर कैल्सी पे फटाफट करो, उसकी फैसिलिटी दी है 375। नेक्स्ट जो है वो 21 मल्टीप्लाई बाय 35 करना है, वैल्यू जो आएगी वो 735 एंड देन 8 मल्टीप्लाई बाय 45 करना है, वैल्यू जो आएगी वो 360। तो 360 प्लस 735 प्लस 375 प्लस 150 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 1605। यहाँ पर जो आपका जो समीशन ऑफ एफ एक्स आएगा दैट इज इक्वल्स टू 1650 आएगा। 1650। इसका टोटल नहीं करना है आपको, क्लास मार्क का टोटल नहीं करना है। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें चाहिए, राइट। फ्रीक्वेंसी का टोटल का मतलब होता है समीशन ऑफ एफ दैट इज नथिंग बट एन इज इक्वल्स टू, टोटल करेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल कहीं दिया नहीं कि कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कितना मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं दिया है, तो मतलब आपको टोटल करके देखना कंपल्सरी, ध्यान से। 6 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 8 करेंगे तो प्लस 8 करने पे आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है 60 रिसीव होगा। 60 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 60 है। तो ये आपका टेबल, ये यहाँ पे जो मैंने पेंसिल से बताया वो नहीं कॉपी करोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे भी बताया, ये भी आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, आपको डायरेक्ट ये जो वैल्यू है ना 5 15 25 आपको फाइंड आउट करना है। कैल्सी पे फटाफट करके आप कर सकते हो। अभी फॉर्मूला क्या लेना है आपको, तो फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। इसको बहुत सारे बच्चे लोग बहुत सारे क्लास में कॉलेज में समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन करके भी सर बताते, तो टीचर बताती, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, टीचर एंड सर बताते तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी यहाँ पे अभी जब फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यू फॉर्मूला में, तो आपको समीशन ऑफ एफ एक्स इज 1650 इज गिवन अपॉन आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 दिया है, तो 60 इज इक्वल्स टू कितना मार्क्स आता है 1650 डिवाइड बाय 60 किया तो ऑन एन एवरेज स्टूडेंट गेट 27.5 मार्क्स। तो दिस इज द एरिथमेटिक मीन, ये एरिथमेटिक मीन हुआ। तो यहाँ पे एरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू
27.5 मार्क्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, सेल्फ स्टडी करोगे तो आएगा। मैंने समझा दिया कि कैसे सॉल्व करना है। तो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सम्स है ना, आप लोगों को टेक्स्ट बुक लेकर सॉल्व करना है, या आपके टीचर्स ने जो आपको शीट्स दिए होंगे प्रैक्टिस के लिए कि ये प्रैक्टिस करने सम्स दिए होंगे पर्टिकुलर, तो उनकी प्रैक्टिस आप इसी पैटर्न में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ्स को सॉल्व करने के भी थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं, लेकिन ये जो स्टैट्स है इसका पैटर्न यही है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना, खाली क्या है समीशन ऑफ एफ के जगह है अपॉन एन लिख देते हैं, बस उतना सा ही चेंजेस होता है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। फटाफट आप क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आता है, ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आता है, ज़्यादा टफ नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 11th-12th में मैथ्स नहीं लेते हैं, तो कॉलेज में वैसे भी है ना इजी ही पेपर सेट होता है मैथ्स का, तो नथिंग टू वरी, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। ओके, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक के लिए सबके साथ आप शेयर भी करो और आप एक्स्ट्रा सम्स भी प्रैक्टिस करो। एंड कैसा लगा लेक्चर, कैसा लगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए क्या, वो आपको कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर बताना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।